अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। मोदी साहब की जो विज़िट चल रही है, बल्कि अब तो तकरीबन ख़त्म हो गई है। वहाँ पे उन्होंने मुलाकात की है जो बाइडेन साहब के साथ, और उनसे उन्होंने बायलैटरल इश्यूज़ के ऊपर भी और ग्लोबल इश्यूज़ के ऊपर भी बातचीत की है। फिर उनकी मुलाकातें मुख्तलिफ़ लोगों से हुई हैं, कमला हैरिस वगैरह से भी हुई हैं, दूसरे लोगों से भी हुई हैं, क्वाड की मीटिंग भी हुई है। फिर यूएनजीए में जो उनकी स्पीच हुई है, वो भी इम्पोर्टेंट स्पीच थी, उसमें भी मुख्तलिफ़ चीज़ें उन्होंने मुख्तलिफ़ इंपॉर्टेंट बातें की हैं। उसमें ख़ास तौर पे उन्होंने मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात की है कि जो उसमें हमारा जो रोल है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। फिर उन्होंने ये भी कहा है कि चाणक्य और टैगोर की भी बात की है उसमें। और फिर उन्होंने ये भी कहा है कि व्हेन इंडिया रिफॉर्म्स, द वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म्स। तो मैं उनसे पूछूँगा कि फिर इंडिया क्यों नहीं रिफॉर्म कर रहा था? हम तो चाहते हैं कि वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म हो, लेकिन वो क्यों नहीं हो रही? और साथ-साथ फिर उन्होंने अफ़गानिस्तान की भी टेरिटरी के बारे में कहा है कि उसको स्टेट टेररिज़्म के लिए यूज़ नहीं होना चाहिए। उसमें टेररिज़्म के जो रास्ते हैं, वो रोकने चाहिए। और उन्होंने फिर एक्सट्रीमिज़्म की बात की है, पाकिस्तान की तरफ भी इशारा किया है कि वहाँ पे टेररिज़्म जो है वो उसके पीछे पाकिस्तान होता है। तो मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो कोविड-19 के बारे में बातें की हैं, इसका भी ज़रा तजिया करेंगे। और सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि जो इंडिया में ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं, जिस तरीके से मुसलमानों को वहाँ पे टारगेट किया जा रहा है, जिस तरीके से मिनॉरिटीज़ को वहाँ पे टारगेट किया जा रहा है, वो अभी तक इंटरनेशनल लेवल पे इतना बड़ा इश्यू क्यों नहीं बन सका? तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके साथ एक बहुत ही पर्टिनेंट पर्सनैलिटी की मुलाकात करवा दूँ। पहले भी हमारे शोज़ में आ चुके हैं, डॉक्टर शेख उबैद साहब। उनसे पूछेंगे, वो एस्पायर एक ऑर्गनाइज़ेशन है, उसके रूहे-रवाँ हैं और बहुत ही एक्टिवली काम कर रहे हैं एचआर इश्यूज़ के ऊपर, और वैसे भी जो मुस्लिम रिलेटेड इश्यूज़ हैं, उनके ऊपर भी अमेरिका में। तो चलते हैं न्यूयॉर्क और बात करते हैं डॉक्टर शेख उबैद साहब से। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये है कि मुझे ये बताइएगा कि मोदी साहब का सुना है कि कुछ रिश्तेदारी निकल आई है जो बाइडेन के साथ। वो जब मीटिंग हुई है उनकी, तो वो कह रहे थे कि जी, बाइडेन साहब कह रहे थे कि मैं तो रिलेटेड हूँ इंडिया के साथ, और मेरा तो बड़ा तारीखी ताल्लुक है। कुछ इस तरह का मामला है उनके यहाँ कुछ रिश्तेदारियों का? बाइडेन की शायद रिश्तेदारी इंडिया में निकला है, लेकिन मोदी के साथ तो रिश्ता नहीं हो सकता, क्योंकि बाइडेन एक उस स्पीशीज से ताल्लुक रखता है जिसका नाम जो है होमोसेपियंस है, यानी इंसानों की। और मोदी के बारे में मुझे शक है कि वो इंसान है। ओह! सो सैड, सो सैड। लेकिन अब ज़रा थोड़ा-सा मुझे ये बताएँ कि डॉक्टर साहब, ये आपने बहुत ज़बरदस्त बात की है कि आप उनको इंसानियत के भी रुतबे पे नहीं रखना चाहते हैं, और जिस दर्द से आपने ये बात कही होगी मैं उसको समझ सकता हूँ। ये जो उनकी मीटिंग्स हो रही हैं वहाँ पे, वो तो हो ही रही हैं। लेकिन क्या आप समझते हैं कि ग्लोबल लेवल के ऊपर एक बिल्कुल हम देख रहे हैं कि लैकडाइसिकल रिस्पॉन्स है ऑन एचआर वायोलेशंस ऑफ इंडिया? इसकी क्या वजह है? वही वजह है जो अमेरिका या इसराइल के ह्यूमन राइट्स वायलेशंस पे होता है, या ये वजह है जो इस्लामी ममालिक में चीन की तरफ से जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रहे हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान का जिस तरह का रिस्पॉन्स है, कि कमज़ोर ममालिक किसी तरह का रिस्पॉन्स दे सकते हैं, या ये कि फिर वो ममालिक जो अपने इकनॉमिक इंटरेस्ट को ज़्यादा अहमियत देते हैं ह्यूमन राइट्स के, हाँ। तो इसी तरह का रिस्पॉन्स देंगे। और ये अचंभे की बात नहीं है। देखें, ईस्ट तिमोर का मसला देख लें कि चंद सालों में तय हो गया और मुल्क को आज़ादी मिली। फ़लस्तीन और कश्मीर के मसले पे अभी तक कुछ नहीं हुआ। सूडान पे उन्होंने सूडान को 2 टुकड़ों में तक़सीम कर दिया, ये कह के कि वहाँ ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रहे हैं। और साउथ हाँ। सूडान को आज़ाद होने के बाद, आज़ाद तो नहीं कहूँगा, अलग होने के बाद उसमें सबसे ज़्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशंस दुनिया में हो रहे हैं। लेकिन चूँकि वो उसके ज़रिए से अरबों को या मुसलमानों को बदनाम नहीं किया जाता, तो कोई उसकी बात ही नहीं कर रहा है। हाँ। तो ये सारी पॉलिटिकल चीज़ें होती हैं। अगर आप पॉलिटिकली एम्पावर हों, तो फिर आप ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की बात करवा सकते हैं और उसका मदावा कर सकते हैं। तो ये जो अभी हम सूरत हाल देख रहे हैं, अभी रिसेंटली हमने देखा कि असम में जिस तरीके से वो मुसलमानों के ऊपर अटैक हुआ, जो उनकी एविक्शंस के ऑर्डर्स दे के जो आईडीपीज़ हैं उनको मारा गया। कुछ इतलात मुताबिक 2, कुछ लोग कह रहे हैं कि 3 लोग वहाँ पे शहीद हुए। अब इस तरह की जो सूरत हाल है, जिसमें फिर हमने, और जो जो वो एक फ़ोटोग्राफ़र एक बॉडी के ऊपर जिस तरह वो उसने उसके ऊपर अटैक किया और उसके ऊपर वो अजीब-सी हरकतें कर रहा था, तो वो सिर्फ़ एक बंदा नहीं था, वो सिंबॉलिक था उस सेंटिमेंट का जो कि लोगों में आ चुका हुआ है, एक नफ़रत का। तो ये तो किसी भी सोसाइटी के लिए डॉक्टर साहब, ये कोई अच्छी अच्छी ओमेन तो नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं, इसीलिए मैंने मोदी के बारे में बात मज़ाहिर नहीं की। जिस हाँ, तरह मोहम्मद अली मरहूम किया करते थे, उस तरह नहीं की मैंने बात। उसमें देखेंगे वो जो उस तरह हरकतें कर रहा था, जैसा कोई चिंपैंज़ी दूसरे हाँ, कुछ चिंपैंज़ी को मारने के बाद करता है। अगर आप नेचर की ह्यूमन राइट्स सीरीज़, नेचर की जो है अगर आप देखें डॉक्यूमेंट्री, तो उसमें आप देख सकते हैं। हाँ, तो मोदी साहब ने भी इसी तरह खुशियाँ मनाई थी जब गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम हुआ था। ये बीजेपी और बजरंग दल के जो गुंडे हैं, इसी तरह की हरकतें करते हैं, तो ये तो इंसानियत के जामे से बाहर है ना। हुँ। और इससे मुल्क का नाम बदनाम होता है, मुल्क की तरक्की रुकती है, क्योंकि फिर नफरत बढ़ती है, खौफ और हरास फैलता है, तो अंदरूनी तौर पे भी मुल्क की माशियत पे असर पड़ता है। लेकिन लेकिन डॉक्टर साहब ये तो आप कह रहे हैं ना, ये तो आप कह रहे हैं जो कि आप अमेरिका में बैठ के ये तो बात कह रहे हैं, लेकिन भारत के अंदर तो मतलब ही इज स्टिल मैनेजिंग द मेजॉरिटीज़। जहाँ पे भी इलेक्शन होता है वो मेजॉरिटी तो वो लेके जा रही हैं और अभी भी वो सबसे बड़े लीडर बन के सामने उभरे थे। अभी जो रिसेंट सर्वे हुआ था उसमें सबसे बड़े लीडर हैं वो। हाँ, उससे पता चलता है कि मुल्क किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये हिटलर का भी था ना कि जर्मन अवाम उस वक़्त हिटलर के खिलाफ हुए जबकि सोवियत यूनियन की फ़ौजें बर्लिन का मुहासरा कर चुकी थीं, बल्कि हाँ, दाखिल होना शुरू हुआ। उस वक़्त तक हिटलर को लोग अपना बड़ा लीडर मानते थे। उसने मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया, ना सिर्फ यूरोप को बल्कि खुद जर्मनी को भी। तो मोदी भी वही कर रहा है हिंदुस्तान के साथ, और उसके जो अंधे भक्त हैं वो रियलाइज नहीं कर रहे हैं इस बात की तरफ, जो है उनका ध्यान ही नहीं जा रहा है कि लेकिन डॉक्टर मोदी। साहब वो अंधे भक्त जो हैं वो तो ठीक है, वो तो मैं मानता हूँ कि वो तो उनके पीछे हैं। लेकिन मैं क्या करूँ उन लोगों का जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो मीडिया पर्सन्स हैं, जो बड़े-बड़े जुगादरी हैं, जो कि यानी ट्रेंड सेटर्स हैं, जो नैरेटिव सेटिंग करते हैं, वो भी उनको सपोर्ट करते हैं। तो वो भी क्या तो उनको अंधे नज़र भक्तों नहीं में आता? शामिल है, तो उनको आप अंधे भक्तों में शामिल क्यों नहीं कर रहे हैं? आई मीन दिस इज सच ए क्लियर कट ह्यूमन राइट्स वायलेशन। इतना इतना खुला खुला रोशन जो है मामला है कि जो भी आदमी मोदी को सपोर्ट करे, उसी तरह की हाँ, बात है, कोई कोई हिटलर को सपोर्ट करे या चंगेज खान को सपोर्ट करे, तो वो अंधे भक्त ही हैं, हमें नजर नहीं आ रहा है। तो क्या फिर इंटेलेक्चुअल्स जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी अंधे भक्त हैं? बिल्कुल। वो मैं उनको भी इंसानों के ज़मरे में शामिल नहीं करता। हुँ। ये तो बहुत बड़ी सीरियस बात है। ये तो हाँ, देखिए ना, मुल्क अब तबाह मुल्क और के लिए बर्बादी के रास्ते पे बहुत मुल्क तेज़ी के से लिए और और बहुत अगर आगे जो निकल रहा जो अभी है। ट्रेंड नज़र आ रहा है, जो ट्रेंड नज़र आ रहा है डॉक्टर साहब, उसमें आप मुझसे एग्री करेंगे कि जो ट्रेंड है वो ये है कि जो अगला इलेक्शन भी होगा, लगता यूँ ही है कि वो वही मेजॉरिटी लेंगे और अगर वो मेजॉरिटी लेंगे तो इसका मतलब है कि अनदर 5 इयर्स ऑफ मोदी, तो दैट मीन्स डिज़ास्टर फॉर द कंट्री। नो, दिस मीन्स डिज़ास्टर फॉर द वर्ल्ड। इट मीन्स हुँ, डिज़ास्टर फॉर द वर्ल्ड। आई मीन एक न्यूक्लियर पावर, दुनिया का मोस्ट पॉपुलर स्टेट बन जाएगा इंडिया, चाइना से आगे निकल जाएगा। आई मीन जो जो मिलियंस ऑफ लोग मरेंगे या मारे जाएंगे, तशद्दुद में भी, और फिर भूख और अफलास और हुँ, बीमारियों में भी, और सारा रीजन डिस्टेबलाइज होगा। आई मीन सारी दुनिया के लिए बड़ा अलमिया है ना ये तो। इसलिए तो हम दुनिया से कह रहे हैं कि भाई जाग जाओ। आई मीन कोई छोटा सा बनाना रिपब्लिक का मामला नहीं है, वो भी गलत होता है। दुनिया में कहीं भी किसी पे जुल्म होना नहीं चाहिए। हाँ। यहाँ तो एक बहुत बड़ा मुल्क, एक बड़ा वसी मुल्क। लेकिन लेकिन डॉक्टर साहब आप खुद चूँकि आपका ताल्लुक भी भारत से है और आप भारतीय मुसलमानों को रिप्रेज़ेंट करते हैं अमेरिका में, तो क्या सूरत-ए-हाल है? आप एक बहुत ज़बरदस्त एडवोकेसी का काम करते हैं, लोगों से आपकी मुलाकातें होती हैं, मुख्तलिफ़ ऑर्गनाइज़ेशंस के मिल के साथ आप अलायंसेस बनाते हैं, आप उनके साथ पार्टनरशिप्स करते हैं मुख्तलिफ़ इश्यूज़ के ऊपर। तो क्या मुश्किल पेश आती है आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू पुट अक्रॉस करने में? क्या लोग सुनने के लिए उस तरह तैयार नहीं है या गवर्नमेंट सुनने के लिए तैयार नहीं है? कहाँ पे मुश्किल पेश आती है आपको? नहीं, लोग सुनने के लिए तैयार। मैं आपको बताता हूँ कि मैंने अपना मेडिसिन उस्मानिया मेडिकल कॉलेज से किया था, और हाँ, हैदराबाद में इतना ज़्यादा पोलराइजेशन नहीं था और नहीं है अब भी, और हुँ, पढ़े लिखे लोग हैं मेरे क्लासमेट्स। वहाँ वहाँ मेजॉरिटी मोदी को सपोर्ट करते हैं, और जो नहीं करते वो भी वो हिंदू लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, मेरे हिंदू क्लासमेट्स की, वो डर के खामोश रहते हैं। बहुत कम, 1 या 2 लोग होंगे जो उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत करते हैं। और वहाँ सारे जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह है, हर हर क्लास का ये मामला है, सिर्फ ना सिर्फ मेरी क्लास बल्कि हर हुँ, क्लास में सारे मुसलमान और दलित और जो सेक्युलर हिंदू भी हैं, वो सारे यही शिकायत करते हैं कि भाई ये हमारे क्लासमेट्स को हुआ क्या है कि पढ़े लिखे हुँ, हैं इतने, उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी आंखें बंद की हुई हैं। और मोदी को कोरोना का मामला ले लें आप, सिर्फ हाँ, इंसानियत इंसान दुश्मनी या मुसलमान दुश्मनी या क्रिश्चियन दुश्मनी का नहीं, आप खुद मुल्क का भी मामला ले लें तो उनको नजर नहीं आता कि उसने किस तरह की तबाही मचाई। हुँ।
अब 4 लेकिन वो मिलियन से उनके पास भी तो दलाइल होंगे ना। अब देखें ना, अगर आप उनसे बात करते हैं तो जो पढ़े लिखे, जिस तरह आप कह रहे हैं, कुछ लोग डॉक्टर्स हैं, कुछ लोग इंजीनियर्स होंगे, कुछ लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होंगे, जो भी होंगे, लेकिन पढ़े लिखे लोग भी अगर इस तरह आपके आर्गुमेंट्स को बाय नहीं कर रहे हैं, तो खराबी कहाँ पे है? क्यों उसको, और अगर खौफ की बात है तो वो तो सिर्फ इंडिया के अंदर रहने वालों को, चले मान लिया कि खौफ होगा, लेकिन जो इंडिया से बाहर रहते हैं, जो डायस्पोरा है, उनको क्या मसला है? वो क्यों नहीं तो उनको खौफ क्रिटिसाइज करते? खौफ सिर्फ फिजिकल नहीं होता ना, खौफ ये भी होता है कि उनके खानदान वाले, उनके दोस्त अहबाब उनसे बातचीत करना बंद कर देंगे, उनका हाँ। सोशल बायकॉट होगा। तो ये खौफ है लोगों में, यू नो। तो देखिए, ये असल में ना आरएसएस ये ब्राह्मणों की तंजीम है, उनकी उनकी सुप्रीमेसी बरकरार रखने के लिए, उनकी हाँ, बरतरी बरकरार रखने के लिए बनाई गई थी। तो वो ब्राह्मण जो चंद फीसद है, उन्होंने मेजॉरिटी ऑफ द मुसलमानों के आने से पहले मेजॉरिटी ऑफ द हिंदुओं पे उन्होंने जिस तरह की हुक्मरानी की, तो उनको जो उनकी, ये तो उनके फितरत में दाखिल है कि किस तरह से लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाए और किस तरह से लोगों को अपना महकूम बना के रखा जाए। तो वो इसी तरह कर रहे हैं। फिर इंसान, उनको पता है कि इंसान की फितरत भी होती है कि आप देखें, आपके पास एक साहब हुआ करते थे, अल्ताफ हुसैन साहब। आई मीन बिल्कुल मुझे हैरत होती थी कि पागलों की तरह की बातें कर रहा है शख्स और लोग उसको क्यों मानते हैं। हाँ, तो आरएसएस को पता चल गया है कि इट डज नॉट मैटर, लोगों को अगर डरा के रखा जाए कि भाई आपकी जो है कौमी आइडेंटिटी खतरे में है, आपके जॉब्स खतरे में है, आपके ये मुसलमान जो है ये टेक ओवर कर लेंगे, मुसलमानों का अपीजमेंट कर रही थी कांग्रेस। हाँ, तो इस तरह की बातें करके जो है और ये कि मुसलमानों की आबादी मेजॉरिटी में चली जाएगी, जो कि इम्पॉसिबल है। आई मीन हाँ, मैथमेटिकली इम्पॉसिबल है, अनलेस ये कि हिंदू जोक दर जोक इस्लाम कबूल करें, तो सिर्फ हाँ। बर्थ रेट से तो नहीं हो सकता। और तो लेकिन ये पढ़े लिखे लोग मानते हैं इस बात को। और अभी भी पिछले कोई 35-40 साल में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, 1-2% का सिर्फ फ़र्क पड़ा है। उस पे भी लोगों ने इतना वावेला मचाना शुरू कर दिया कि जनाब, भारत जो है वो मुसलमानों के कंट्रोल में चला जाएगा और यहाँ पे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ट्रांसफ़ॉर्म हो जाएगी पूरी सोसाइटी। तो और इसमें जो बड़े-बड़े फर्क इंटेलेक्चुअल्स और भी जो आते हैं ना। फर्क और जो फर्क पड़ा था ना, वो फर्क अब खत्म होने भी लगा है, क्योंकि मुसलमानों की अब शरह पैदाइश जो है, जो थोड़ी सी बढ़ी हुई थी हाँ, हिंदुओं से, कम वो हो अब रही है। कम हो रही है। हाँ, आई मीन हाँ, इस नेचुरल फिनोमेनन जो है, लोग ज्यादा पढ़े लिखे हो जाएं और ज्यादा मटेरियलिस्टिक हो जाएं, तो फिर वो बच्चे कम हाँ, पैदा करेंगे। हुँ, आई मीन ह्यूमन नेचर है, वो हर जगह हो रहा है। यूरोप में देखें, वहां तो उन्हें मसला है, उनकी आबादी तो हाँ, कम हो रही है क्योंकि वो बच्चे पैदा बिल्कुल, करना नहीं चाहते। नेगेटिव नेगेटिव में जा रही है। अच्छा, जी। अब ये जो वहाँ पे अमेरिका में आप रहते हुए, किस तरीके से आप इसको काउंटर कर रहे हैं? क्योंकि लास्ट टाइम जब हमने बात की थी उसमें आपने बताया था कि अमेरिका के अंदर भी इनका इन्फ्लुएंस जो है वो बहुत बढ़ रहा है। एचएसएस के नाम पे जो उन्होंने काम शुरू किया हुआ था, वहाँ पे मंदिरों के ऊपर उन्होंने कब्जे कर लिए हुए हैं। हर जगह पे उनका कंट्रोल चल रहा है। पिछले दिनों में आपको याद होगा कि जब वो डिसमेंटलिंग हिंदुत्व की जो एक कॉन्फ्रेंस होनी थी, उसके ऊपर तकरीबन 70 के करीब यूनिवर्सिटीज़ और उनके डिपार्टमेंट्स ने मिलके काम करना था। तो उसके उसके ऊपर कितना रिएक्शन शो किया गया ये हिंदुत्व के जो लोग हैं उनकी तरफ से, और अमेरिका में लोगों ने एक बहुत बड़ी एक कैंपेन शुरू कर दी उनके खिलाफ। तो क्या वजह है कि उनको इतनी खुल खेलने की एक मोहलत मिल गई है और उनके खिलाफ अमेरिकन सोसाइटी या अमेरिकन गवर्नमेंट कोई भी एक्शन नहीं ले रही? अमेरिकन सोसाइटी और अमेरिकन गवर्नमेंट उस वक्त एक्शन लेगी जबकि सोसाइटी को बताया जाए और गवर्नमेंट पे प्रेशर डाला जाए, वरना हाँ, गवर्नमेंट तो नहीं लेती ना एक्शन। हाँ, तो इसमें इसमें फिर ये तो कमजोरी हमारी है, हुँ, हिंदुस्तानी मुसलमानों की और हिंदुस्तानी दलित और हिंदुस्तानी सिखों की और क्रिश्चियंस की, जो अमेरिका में रह रहे हैं। हमारी कमजोरी है। अब हमारे और जो तंजीम है, वो कोई जो काम करे वो ठोस काम नहीं हो रहा है। वो ये करते हैं कि बड़ा खुश होने के लिए उन्होंने वाशिंगटन डीसी में कोई ब्रीफिंग रख दी और वहां पर जो है चंद कांग्रेसमैन के स्टाफ के, स्पेशली लोअर स्टाफ के लोग आ जाएंगे, फ्री में पिज्जा मिल जाता है खाने के लिए, और फिर बताएंगे कि भाई हमने 10 ब्रीफिंग की और उसमें फिर फंड जमा करेंगे। उससे तो नहीं हाँ, होगा। आपको हाँ, करना ये होगा जो जो कि अमेरिका में जो भी ग्रास रूट्स मूवमेंट हो, चाहे वो सिविल राइट्स के लिए, अफ्रीकन अमेरिकन को इक्वालिटी दिलाने के लिए हो, या हुँ, औरतों को हुँ, वोटिंग राइट्स के लिए हो, उसे तो ग्रास रूट्स पे करना पड़ा। अगर आप जाएं और हर शहर में जो इंटरफेथ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मैं बार बार बात कर रहा हूँ लोगों से कि भाई कोई आसान रास्ता नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। आप हर शहर में आप इंटरफेथ के ग्रुप्स होते हैं, वहां जाएं और लोगों को बताएं कि जिन लोगों ने गांधी को कत्ल किया था वो इस वक्त हिंदुस्तान पे हुकूमत कर रहे हैं और लाखों की तादाद में अमेरिका आ रहे हैं। और देखें उनकी हिम्मत की कितनी बढ़ गई कि अमेरिकन प्रोफेसर्स को कत्ल की धमकी दे रहे हैं। तो ये तो बड़ा हाँ, अच्छा है, उस तरह की जब ओपनली बात करते हैं तो हमारा काम आसान हो जाता है। लेकिन ये
कोई हम अब हमारे जो तंजीमें इस वक्त हैं उनके पास कोई विजनरी लीडरशिप नहीं है, और ना कोई जो है बहादुर किस्म की लीडरशिप है। वो तो डरते हैं, लीडरशिप जो है वो अपना नाम नहीं लेंगे। उन्होंने एक आध हिंदू या कि ईसाई को उन्होंने हायर कर लिया है, वो जाके बातें करेगा। भाई आप में हिम्मत हो, आपको जाए, आपको रिप्रेजेंट करें और फिर अपने लोगों को बताएं कि हर शहर में आप इंटरफेथ ऑर्गेनाइजेशंस और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस के पास जाएं, लोकल मीडिया के पास जाएं, और ग्रास रूट से अगर आप एक पब्लिक ओपिनियन बनाएं, राय आमा को हमवार करें, तो फिर आपके पॉलिटिशियंस को आपकी बात सुननी पड़ेगी। तो इसमें जो आपने कहा कि किया जा सकता है काम यही है कि कोई क़यादत उठे और लोगों से बताए कि आसानी से नहीं होगा, चंद लोग हम जो इस तरह का काम नहीं कर पाएंगे, आप में से हर एक इसमें शामिल हो, वरना आपके सारे लोग हिंदुस्तान में मारे जाएंगे, जिस तरह आपने भी आसाम का जिक्र किया था। अब दिल्ली में जो कि दारुल हुकूमत है, दिल्ली में उन्होंने जो ट्रंप की मौजूदगी में उन्होंने पोग्राम किया। पोग्राम किया, मोदी यहाँ पर आ रहा है, आसाम में उन्होंने इस तरह की हरकतें की, और फिर जो हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े मुस्लिम रहनुमा को उन्होंने पकड़ के बंद कर दिया, जबकि मोदी यहाँ पर आ रहा था। तो वो बताना भी चाह रहे हैं कि देखो हमें कोई डर नहीं है। तो इसमें जो मुसलमानों की जो ऑर्गेनाइजेशन है अमेरिका में, उनके लिए सोचने का मुकाम है। मैं ये नहीं कहूँगा कि शर्म का मुकाम है, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा सख्त बात हो जाएगी, लेकिन वो मौका भी आने वाला है। वरना ये तो बहुत अच्छा मौका था। हिंदुत्व की जो कॉन्फ्रेंस पे जिन्होंने जो धमकियां दी, ये आईसिस की तरह के पागल लोग हैं। तो जब उस तरह की अहमकाना हरकतें करेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी काम और करने। ये छोटी बात नहीं है, छोटी बात नहीं। लास्ट टाइम जब हमने बात की थी तो आपने बताया था कि इसमें जो निसाब है उसके अंदर वो चेंजेस ला रहे हैं अपने दीन के मुताबिक, अपने मजहब के मुताबिक, और ये सारी चीजें जो हैं ये सब लोगों को फिर भुगतनी पड़ेंगी। वी आर मतलब अमेरिकन मुस्लिम्स आर ऑल इन इट टुगेदर। हाँ बिल्कुल, वो मतलब कि वो सिर्फ हिस्सा नहीं कर रहे, वो तो सारे इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ कर रहे हैं काम। और मुसलमानों से सबसे ज्यादा जो नफरत दुनिया में अगर कोई करता है तो ये आरएसएस के लोग करते हैं। तो डॉक्टर साहब इसमें अब मुझे ये जरा बताएं कि ये जो मोदी साहब गए हुए थे वहां पे, तो कितने लोगों ने उनके खिलाफ मुजाहरे वहां पे किए हैं? कितने मुसलमानों ने वहां पे जाके व्हाइट हाउस के सामने मुजाहरा किया है? यूएन की स्पीच के दौरान कितनी हजारों की तादाद में मुसलमान गए थे, या बिल्कुल एज यूजुअल जिस तरह होता है कि 10-15 लोग जाके वहां पे एक हाजिरी लगवा देते हैं और फिर वापस आ जाते हैं? मैंने इस बार उसको फॉलो नहीं किया। मैंने लोगों से कहा कि भाई इस तरह के मुजाहरे करने से जो है आपका काम नहीं बनेगा। मुजाहरे बिल्कुल बहुत जरूरी है मुजाहरे, लेकिन एक आपके पास कोई ग्रैंड स्ट्रैटेजी हो तो फिर मुजाहरे से काम बनता है। आपने अगर ये काम करना नहीं है कि अपने अपने इलाकों में लोग राय आमा को जो हमवार किया जाए करें, तो फिर आप वहां जाके मुजाहरा सिर्फ लोगों को बताने के लिए करें, तो मैं इसमें शामिल नहीं होऊंगा। आप देखें ना, फलस्तीनियों के लिए कोई डेमोक्रेटिक पार्टी में क्यों आवाजें उठ रही हैं कि उन्होंने काम किया। उन्होंने काम किया ग्रास रूट्स पे। चर्चेस ने उन ऑर्गेनाइजेशन से अपना इन्वेस्टमेंट निकाला जो कि सेटलमेंट्स में जिन्होंने काम किया था। तो आप ग्रास रूट्स में काम करें, तब जाके आप जो है ना वाशिंगटन डीसी में पॉलिसी तब्दील करवा सकते हैं। ये सिर्फ 10 लोगों को या 100 लोगों को ले जाकर आपने मुजाहरा कर लिया। मुजाहरा होना चाहिए, लेकिन उसको फिर मुजाहरे के बाद में उसको यानी आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि ग्रैंड स्ट्रेटजी का एक हिस्सा हो मुजाहरा, तो फिर तो ठीक है। लेकिन फॉर द सेक ऑफ इट वो इसका कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल नहीं है फायदा इस वक्त। वन ऑफ इवेंट तो आप कर लेते हैं, लेकिन उसके क्योंकि उसके साथ आप कोई चीज और नहीं कर रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि नुकसान हो रहा है। उससे आवाम जो है वो मायूस हो रहे हैं, कहेंगे भाई हम आ रहे थे मुजाहरे में, हमने 4 साल से मुसलसल मुजाहरा किया, क्या बनी बात। तो आप फिर जो है ना उनका मोराल लो कर देते हैं आप। इसलिए जो कह रहा हूँ कि कोई विजन नहीं है। और मैं मुजाहरे की बात बताता हूँ कि मोदी साहब जब पहली मरतबा साहब में जो है ना तंजिया अंदाज में कर रहा हूँ, पहली मरतबा जब वो तशरीफ लाए थे अमेरिका, तो हमने ना सिर्फ उनको सू किया था बल्कि उनके खिलाफ मुजाहरा भी हुआ था। लेकिन देखें, मुजाहरा करते वक्त जो है मुस्लिम जो तंजीमें थी उसकी लीडरशिप ने तकरीर करने से इनकार कर दिया। कोई आदमी आके किसी ने लीडर ने तकरीर नहीं की वहां पर। यहाँ तक कि हमारे जो बड़े अच्छे एलाइज जो हैं, जो कम्युनिस्ट और लेफ्टिस्ट लोग हैं, उनकी भी लीडरशिप में तकरीर नहीं की। तो एक जूनियर लड़के ने, रविंदर जिसका नाम था, उसने तकरीर की लेफ्ट की तरफ से, अमेरिकन मुसलमान की तरफ से, जबकि मेरे पास वक्त कोई जिम्मेदारी नहीं थी। तो फिर मैंने तकरीर की। अब उसके बरखिलाफ सिखों की तरफ से बेशुमार लोग जो तकरीर करने के लिए तैयार थे, उन्होंने तकरीरें की, वो खुल के आए थे।
हाँ, और फिर और जो मोदी के खिलाफ सू करने की भी जो जो हुआ था, तो क्या बहुत दिन गुजर गए, इसलिए मैं ये बात बता रहा हूँ। ये बहुत ही शानदार प्लान जो था वो बनाई थी इंडियन अमेरिकन काउंसिल के लोगों ने, लेकिन उनमें हिम्मत ही नहीं थी उनकी कि वो सामने आके करें। उन्होंने मुझे हाँ, कॉल किया 2 दिन पहले, कहा कि हमने इस तरह का तय कर लिया है कि आप उसकी वो लेंगे ज़िम्मेदारी। तो वो क्रेडिट मुझे मिला था, लेकिन ये मैंने किया नहीं था वो। तो भाई आप हाँ, इस तरह करते रहेंगे तो कर किस तरह पाएँगे? आप लोगों का एक मुज़ाहरा करके उनके पीछे छुपकर हाँ। लीडर्स जो हैं वो कहें कि हमने मुज़ाहरा कर लिया और हमें फंड्स दो। सो दिस इज़ मैं आज तो खुल के इसलिए बात डॉक्टर करने साहब लगा हूँ कि डॉक्टर हालात साहब ये बहुत तेज़ी से खराब हो रहे हैं और हाँ, वक़्त हमारे हाथ से निकला जा रहा है। वक़्त निकला जा रहा है और मुझे ये बताएँ कि डेमोक्रेट्स जो हैं दे आर नोन फॉर एचआर इश्यूज़ वो उनके बारे में कहा जाता है कि वो ह्यूमन राइट्स के ऊपर बड़ा बोलते हैं। लेकिन क्या वजह है कि इस वक़्त तक अभी तक बाइडेन साहब के आने के बावजूद कोई उस तरह का इम्पैक्ट नहीं पड़ा मोदी गवर्नमेंट के ऊपर, बल्कि जो कल मुलाकात हुई है उसमें हालाँकि बाइडेन ने गांधी साहब का ज़िक्र किया है कि वो नॉन वायलेंस पे बिलीव करते थे और उनके सामने किया है जिन्होंने उनको कत्ल किया हुआ था बिल्कुल। और मैं उनको वो बाइडेन ग्लोरीफाई करते हैं। देखिए, मैं बता दूँ कि बाइडेन सियासतदान है। बाइडेन और बहुत ही पुराना मंझावा सियासतदान है, तो हाँ, उसको कोई चीज़ सिखाने की भी ज़रूरत नहीं है। हुँ, उसको पता है। मैं आपको बताता हूँ कि जब मोदी ने इलेक्शन जीता, तो हाँ, उस वक़्त वाशिंगटन डीसी में एक फंडरेज़र हो रहा था। कीथ एलिसन और नैन्सी पेलोसी ये एक फंडरेज़र करते थे मुस्लिम डोनर्स का। हाँ, एक वीकेंड होता होता था, तो इत्तेफ़ाक से तो वहाँ पर बाइडेन साहब आए। चंद चंद वो वाइस प्रेसिडेंट थे, जो एक आध घंटे के लिए आए थे, ताकि लोगों के साथ, जो बड़े-बड़े डोनर्स हैं, उनके साथ तस्वीर ले सकें। हाँ, तो जिन साहब को हमने नामज़द किया था इंडियन मुसलमानों की तरफ से, बड़े फ़याज़ बिज़नेसमैन हैं, तो वो गए थे उसमें। तो जब उन्होंने कहा कि मैं इंडिया से ताल्लुक़ है और मोदी का ज़िक्र करने लगे, तो मुझे बाइडेन ने कहा कि मुझे पता है, लेकिन आप लोगों ने ये इस तरह के बड़ा बड़ा मज़ाक उड़ाते हुए कहा था कि आपने किस किस्म के आदमी को आपने इलेक्ट किया है वहाँ पर, जो कि एक गुंडा ठग ठग किस्म का आदमी है। तो मोदी बाइडेन नोज़, लेकिन जो कि हाँ, इंडिया में स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट है अमेरिका के, चाइना के खिलाफ, और इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, इसलिए बाइडेन कुछ नहीं करेगा तब उस वक्त तक, जब तक कि हम प्रेशर ना डालें। एब्सोल्युटली, हम बाइडेन से कहें कि प्रेशर डाल के कि भाई तुम, हिंदुस्तान की अहमियत अपनी जगह, लेकिन वो अहमियत मोदी खराब कर रहा है। हाँ, अगर अगर आप हिंदुस्तान में आप एक सेक्युलर डेमोक्रेसी को बरकरार नहीं रख पाओगे, तो ना सिर्फ हिंदुस्तान डिस्टेबलाइज होगा, आपके रीजन डिस्टेबलाइज होगा। ये क्रेजी लोग हैं, आईसिस की तरह आपके पागल लोग हैं, और ये अपने पड़ोसियों से जंग शुरू करवाएंगे, अपने मुल्क में बड़े पैमाने पे कत्लेआम करवाएंगे, आपके बिजनेसेस का नुकसान होगा। हाँ, तो आप इस तरह की जब ओपनली बात करेंगे और बाइडेन पे प्रेशर डालेंगे, तो वो आपकी बात सुनेगा। तो ही ठीक नोज़ है, व्हाट इज़ गोइंग ऑन, लेकिन उसको कोई प्रेशर नहीं है। तो प्रेशर मुस्लिम नहीं है। तंज़ीमें, हाँ, हाँ, ये मुस्लिम ठीक है। तंज़ीमें समझें इस बात को। हाँ, मुस्लिम तंज़ीमों के लिए एक चैलेंज है लेकिन एक एक चीज़ जो दूसरी बड़ी इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के अंदर अपने लोगों को भेजना, उनको ग्रास रूट से ऊपर उठा के उस लेवल पे लेके आना जहाँ के पे वो इम्पैक्टफुल बन सकें, ये इन लोगों ने तो बड़ा काम किया है। क्या मुसलमानों ने भी इसके ऊपर कुछ काम-शाम किया है या उसका कुछ इम्पैक्ट हुआ है या नहीं हुआ? हुआ है, होने लगा है। मुसलमान इस वक़्त मेंबर ऑफ कांग्रेस हैं, और लोकल लेवल पे भी मुसलमान इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन उतने बड़े पैमाने पे नहीं जितना कि होना चाहिए। हुँ, अ, तो इसीलिए कि हमारी जो अपनी कम्युनिटी है, चाहे वो इंडियन मुस्लिम हो या पाकिस्तानी या अरब या अफ्रीकन अमेरिकन या गोरे हिस्पैनिक जो मुसलमान हो रहे हैं, उनको समझना चाहिए कि इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के बगैर आप अमेरिका में आप जो है फ्लरिश तो छोड़ें, सर्वाइव करना भी आपका मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ के हालात भी ख़राब हो रहे हैं। हाँ, जो पॉपुलेशन की डेमोग्राफिक तब्दीली हो रही है, उसमें अभी भी आधे से बढ़ के गोरे लोग हम ट्रंप की सपोर्ट करते हैं अभी भी। हाँ, ओवरऑल तौर पे सबको मिलाएं तो फिर बाइडेन के लिए, या डेमोक्रेट्स के लिए 4-5% बढ़ के आ जाएंगे, 10% बढ़ के आ जाएंगे। लेकिन अगर हाँ, आप मेजॉरिटी कम्युनिटी को देखें, तो मेजॉरिटी कम्युनिटी गोरे लोगों की बड़ी तादाद रिपब्लिकन पार्टी को सपोर्ट करती है, और ये नेचुरल भी है। नेचुरल है, ठीक है। आपकी अपनी नस्ल, आपकी अपनी रेस अगर जब वो उसमें जा रही है, अक्सरियत से अक़लियत में जा रही है, तो आप नर्वस होंगे ना। ये हाँ, नॉर्मल है। तो इसको समझते हुए स्ट्रैटेजी बनाई जाए। हाँ। लीडरशिप में जो है विजन की कमी है हमारे पास, और वो सिर्फ हिंदुस्तानी मुसलमान नहीं, ओवरऑल अमेरिकन मुसलमानों में। तो उनको ये सोचना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी बात कर दी आपने और आखिर में सिर्फ ये मुझे बताएँ कि आप खुद कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं कि जो काम आप कर रहे हैं,
उसका रिजल्ट जो है वो आपको नजर आएगा फोर्सिएबल फ्यूचर में, या आप भी बस तकरीबन दिल हार चुके हुए हैं या सेमी किस्म की पोजीशन में है? क्या पोजीशन नजर आ रही है आप? नहीं, मुसलमान और इंसान को तो हिम्मत नहीं आनी चाहिए। हाँ। एक लिहाज से मोदी और आरएसएस ने हमारा काम आसान कर दिया है। अब हमें ये कि हमें स्ट्रैटेजी चेंज करें। मुसलमानों के मैंने बहुत सी बातें आपकी बार पहली मर्तबा खुल के बातें करना शुरू की है मैंने, इसलिए कि अब वक्त हमारे हाथ से निकला जा रहा है भाई। इस वक्त काम करना निस्बतन आसान है बनिस्बत पहले के, जबकि सारे के सारे अंडरग्राउंड काम कर रहे थे, स्लीपर सेल्स थे, और आपको जाके आप बात करते तो लोग कहते कि भाई तुम किस किस्म की बातें कर रहे हो, क्या पागलपन की बातें कर रहे हो। अब तो उन्हें पता है कि ये पागल लोग जो हिंदुस्तान पे हुकूमत कर रहे हैं, उन्होंने न सिर्फ हिंदुस्तान की हुकूमत पे कब्जा किया हुआ है, बल्कि यहाँ अमेरिका में इतने जोरावर हो गए हैं कि कांग्रेस में उनके लोग उनकी हिमायत कर रहे हैं। हिंदुत्व डिसमेंटलिंग कॉन्फ्रेंस में देखें कि पद्मा कूपा जो मिशिगन स्टेट रिप्रेजेंटेटिव है और एक ओहायो का रिप्रेजेंटेटिव था, रिपब्लिकन, एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन, जो आरएसएस के लोग हैं, उन्होंने उस कॉन्फ्रेंस के खिलाफ बात की। तो आपके लिए बड़ा आसान है ना, जाके कह सकते भाई देखे आईसिस का कोई आदमी आपके कांग्रेस में अगर आ जाए, आपके स्टेट लेजिस्लेटर में आ जाए, तो आप क्या करेंगे? तो ये हुआ। तो अब हमारे लिए काम करना बनिस्बत पहले के बहुत आसान हो गया है। आपको काम करने का तरीका आप सीखेंगे या नहीं, उस पर डिपेंड है। तो मैं बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्ट हूँ, लेकिन उसके लिए फिर नए से काम करना होगा, और फिर जो लोग नहीं कर रहे हैं काम, उनसे कहना होगा कि भाई आप रास्ते से हटें और लोगों को जो है गलत रास्ते पर ना चलाएं, सो दैट लेट अस वर्क, और हमारे मुल्क को और हमारे कौम को, उसमें मुसलमान भी और दूसरे भी शामिल हैं, उनकी हिफाजत की जा सके वहाँ। बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि एक विजनरी लीडरशिप होनी चाहिए और बहादुर लीडरशिप होनी चाहिए, जो कि अपनी बात कर सके अच्छे तरीके से। बिल्कुल, सिर्फ विजन हो आपके पास और हिम्मत ना हो तो काम नहीं कर पाएंगे। सिर्फ विजन ना हो, हिम्मत हो, तो फिर वही काम होगा जो हैदराबाद में रजाकारों ने किया था कि भाई आप मुल्क आपको चारों तरफ से घिरा हुआ है, आपने लाठियां लेके कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तानी फौज का मुकाबला करेंगे। तो सिर्फ हिम्मत ही नहीं, हिम्मत और विजन दोनों चाहिए। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा, एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक, विश यू एंड योर ऑर्गेनाइजेशंस जितने भी काम कर रही हैं, गॉड स्पीड जी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच जी, रियली अप्रिशिएट। अस्सलाम वालेकुम। खुदा हाफिज़।